हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओम्स लॉ हमें निकालना रहेगा किसका यूज करके? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके कि कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके हम क्या निकालेंगे? ओम्स लॉ। और हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या है हमारा? V बाय आई इक्वल्स टू आर, मतलब V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने माना कि कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ए एरिया है कंडक्टर का, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस। अब कंडक्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन किया, दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे कंडक्टर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीटी। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज ई है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है और ई उस पर चार्ज है। अब वो जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आएगा तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा? एम। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? हमने माना टी। अब जो फोर्स लग रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो हम निकाल सकते हैं कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? V बाय एल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है उससे कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है? E इक्वल्स टू V बाय एल। पर यदि हमें ये निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है इस फील्ड के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो उसके कारण कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। अब चार्ज कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई। तो हम लिख सकते हैं ई किसके बराबर होगा? F अपॉन ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या? इंटेंसिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ से तो F किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द फील्ड? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल ई हमने क्या निकाला? V बाय एल। तो कैपिटल ई की जगह वो रख देंगे V बाय एल। तो फोर्स कितना आ जाएगा? E इंटू V बाय एल। इतना फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे। अब इस फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एक्सिलरेट होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो यदि वो एक्सिलरेशन हमें निकालना हो कि कितना एक्सिलरेट हो रहे हैं, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं उसके लिए हमें फोर्स का जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन इक्वल्स टू F बाय एम, नीचे चला जाएगा हमारा m। तो हमारा एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? F बाय एम। तो F हम निकाल चुके कितना? EV बाय एल। तो F की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। तो A इक्वल्स टू EV बाय ml। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। A इक्वल्स टू EV बाय ml। क्लियर? अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक्सीलरेशन मिल गया, वो किस वेलोसिटी से एक्सीलरेट करेंगे। तो अभी मैंने पहले बताया था कि जब वो कोलाइड करेंगे दूसरे आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो वो रेस्ट में आ जाएंगे, फिर एक्सीलरेट होंगे, फिर मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, फिर टकरा गए तो फिर से रेस्ट में आ जाएंगे, फिर कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे और फिर मूव करने लगेंगे, फिर टकरा जाएंगे। ऐसा होता रहेगा। तो वो जो वेलोसिटी गेन करेंगे वो किसके बराबर होगी, वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए कि मान लीजिए उनने कोलिजन किया, रेस्ट में आ गए, वेलोसिटी उनकी 0 हो गई। अब 0 के बाद फिर वो एक्सेलरेट हुए, फिर उनने वेलोसिटी v गेन कर ली। तो जैसे ही दूसरी बार टकराने वाले होंगे उस समय उनकी गेन वेलोसिटी v हो जाएगी। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम रहेगा, पहले टकरा गए, फिर वेलोसिटी गेन कर ली, जैसे ही टकराने वाले हैं तो उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। वो टाइम क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन।
दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। इसी टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन्स अपनी वेलोसिटी गेन करेंगे, तो उस टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलैक्सेशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाउ। तो टाउ टाइम में क्या करेंगे, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को गेन करेंगे। तो हमने माना कितनी वेलोसिटी गेन कर ली? v। तो वो v हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जब रेस्ट में आएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी? 0 प्लस ए, और वेलोसिटी गेन करने में हमको कितना टाइम लगेगा? टाउ के बराबर, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाउ। तो v किसके बराबर हो गया? 0 प्लस ए टाउ। पर ए हम निकाल चुके EV बाय ml, तो ए की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। तो v किसके बराबर हो जाएगा? EV टाउ बाय ml। तो इतनी गेन्ड वेलोसिटी आ जाएगी। तो गेन्ड वेलोसिटी हमें मिल गई, 2 बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दोनों का एवरेज 0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मिल जाएगी हमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd किसके बराबर हो जाएगी? पहले वेलोसिटी 0, फिर v डिवाइडेड बाय 2। अब v क्या निकाली हमने? 0 प्लस EV टाउ अपॉन ml। अब ये v क्या है? पोटेंशियल है, तो हमारी vd किसके बराबर आ जाएगी? EV टाउ बाय ml। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई हमें, तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकाला था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में? NEA VD। क्या रिलेशन था कि सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में करंट इक्वल्स टू क्या मिला था हमें? I इक्वल्स टू NEA VD। ये रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कि I किसके बराबर होगा? NEA VD। अब रख दो यहाँ VD क्या निकाला हमने? तो I इक्वल्स टू NEA VD की जगह EV टाउ अपॉन ml E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? I इक्वल्स टू NE स्क्वायर AV टाउ बाय ml। अब क्या किया? I को V के नीचे ले गए, बाकी इन सब चीजों को इधर ट्रांसफर किया। NE स्क्वायर A टाउ नीचे चला जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, और I को V के नीचे ले जाएंगे, V को यहीं रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट ml बाय NE स्क्वायर A टाउ इक्वल्स टू V बाय L, सॉरी इक्वल्स टू V बाय I को V के नीचे ले जाना है, बाकी सबको इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करना है। तो NE स्क्वायर A टाउ नीचे, ml ऊपर, और I V के नीचे, V बाय I। क्लियर? अब यदि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे कंडक्टर की, टेम्परेचर ना बढ़ा है तो लेंथ भी नहीं बढ़ेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, और टाउ में भी चेंज नहीं आएगा यदि हम टेम्परेचर ना बढ़ाए, तो कोलिजन उसी टाइम पर होंगे। तो टाउ भी कैसे रहेगा हमारा? कांस्टेंट। तो जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तो ये पूरी क्वांटिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी। इसको R से रिप्रेजेंट कर दिया, इससे रिप्रेजेंट किया R से, जिसकी जगह R रखा तो R किसके बराबर हो गया? V बाय I, या V बाय I इक्वल्स टू R। V बाय I का रेशियो कांस्टेंट रहता है यदि फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। तो यहाँ पर हमने R को किसके बराबर? ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ को किसके बराबर रखा? R। तो ये आ गया हमारा ओम्स लॉ। ये हमने किससे निकाला? बाय यूजिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर?